नमस्कार साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। धीरेन्द्र, विक्रम, निशांत, मंजू, हिमांशी, किशन, किशोर, अभिनय, जतिन, एडमिन सभी साथियों का स्वागत है। चलिए आइए स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि डीपीएसपी आज हम डिस्कस करेंगे और ये क्लास रात को 8:30 बजे आयोजित की जाती है, लेकिन आज चूंकि मैंने आपसे कहा था कि इवनिंग में हम क्लास नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास अभी आयोजित कर रहा हूं। तो संभवतः आप सभी लोग आज की क्लास में पूरे होशो आवाज के साथ उपस्थित होंगे और इस चीज को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो कल जब हमने आपके सामने चर्चा की थी तो यह बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज उसी विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं। तब हम कल जब डिस्कस कर रहे थे तब एक बिंदु पर पहुंचे थे और वो बिंदु ये था कि भारत में वर्तमान में जिन्हें डीपीएसपी कहा गया है वो कितने प्रकार के हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने प्रकार के हैं। कल मैंने आप लोगों को चर्चा करते करते एक बात समझा दी थी कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से किस प्रकार अलग है, मूल अधिकार से किस प्रकार अलग है। मैं एक बात आप लोगों को समझा चुका था कि ये भविष्य के बनने वाले फंडामेंटल राइट हैं। वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद योग्य हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद योग्य नहीं है। ये दो बातें हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। डीपीएसपी को आगे की तरफ जब हम लेकर चलते हैं तो मैंने ये कहा कि इसके विषय पर कोई ज्यादा व्याख्या, कहीं किसी प्रकार की ज्यादा राइटिंग्स नहीं लिखी गई हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार इन्हें 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है। किन किन भागों के अंदर बांटा हुआ है? तो डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा हुआ है। इनमें से एक है सोशलिस्टिक, यानी कि वे आर्टिकल्स जिनमें समाजवाद से रिलेटेड इनपुट प्राप्त होता हो या उससे रिलेटेड बातें समझ में आती हो। दूसरी वो जिसमें गांधीयन फिलॉसफी निकल कर आती हो, गांधीयन आइडियोलॉजी जहां से पता चलती हो। और तीसरी वो जिसमें कि लिबरल और इंटेलेक्चुअल जानकारी प्राप्त होती हो, लिबरल या इंटेलेक्चुअल जानकारी प्राप्त चलती हो। ये कहने का चाहता हूं मैं, हमारे जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल हैं, अगर इन्हें लिखित में आपको दे दिया जाए तो आप इन्हें सीधा याद करते चले जाएंगे। 36, 37, 38, 39 ये नंबर्स हैं, लेकिन इनको भी जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अपने हिसाब से वर्गीकृत किया। वर्गीकृत कैसे किया कि भारतीय संविधान में इन आर्टिकल्स में कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद क्या होता है मैं समझाऊंगा। दूसरा, वे कौन से आर्टिकल हैं टिल 51 जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी की, यानी गांधी जी के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, हम उसके बारे में आर्टिकल्स को यहां लिखेंगे। वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि लिबरल यानी उदारवादी और बौद्धिक स्तर पर कार्य करते हों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह शब्द जो है कि हमने इन 3 भागों में बांटा हुआ है। धनिष्का लिख रही है सर परीक्षा वाणी वहां नहीं मिल रही, अलवर में नहीं मिल रही है। बेटा जयपुर से मंगवा लो। मोहित कुमार, बिल्कुल बेटा करते हैं अपन, उसका भी कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, एक बालक लिखना गांधी जी और अंबेडकर जी का कन्फ्लिक्ट इसी बात पर हुआ था क्या? नहीं बेटा, वो पूना पैक्ट था जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा विवादित विषय था, है ना। अंकित प्रजापति लिख रहे हैं सर हाउ डू यू मैनेज टू टेक सो मेनी क्लासेस इन ए डे। ये टफ सवाल है। ये चेहरे की जो इरिटेशन है कई बार आपको जो नजर आती है उसके पीछे का यही बड़ा कारण है कि ये मैनेज हो नहीं पाती है। कोशिश करते हैं, बस हालत खराब हो जाती है मैनेज करते करते, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और बताइए, इंग्लिश के 2 पार्सल आ गए हैं। हिमांशी बेटा भिजवा दीजिएगा, है ना। कल हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप अच्छी बच्ची हैं कि आपने इस बात को मेंशन किया है। चलिए सर आपकी क्लास छोड़कर बाकी कुछ क्लास में साउंड इशू आ रहा है। नीरज, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं फिर भी चेक करा लूंगा, है ना। लिप्सा बहुत सारा आशीर्वाद।
कार्तिक बिल्कुल निकल जाएगा, आपके प्री ओरिएंटेड हमने बहुत सारा काम शुरू कर रखा है। हाँ जी, अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, गेट लगा देना आप ना, ठीक है। तो अब सवाल ये बना, चलिए बातचीत आप सबसे कर लेंगे थोड़ी देर रुक के, लेकिन फिलहाल के लिए प्रश्न ये बना कि कौन से वो हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं किस किस कैटेगरी में रखे गए हैं। तो सबसे पहली जो बात निकल कर आई सोशलिस्टिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैसा आर्टिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप भी उन्हें पहचान कर बता सकें कि यह आर्टिकल कैसा है ना। चलिए, तो सबसे पहले लेकिन हम हल्की सी बात यह पहचान लेते हैं कि समाजवादी होने का अर्थ क्या होता है। सोशलिस्टिक होने का अर्थ होता है कि आप समाज को ध्यान में रखकर कोई नियम बना रहे हों। समाज को ध्यान में रखकर से मतलब क्या है भाई, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, समाज के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। इन सबको ध्यान में रखकर अगर आपका कोई आर्टिकल आता है तो इसका मतलब यह हुआ इनमें से किसी की भी अगर कोई आर्टिकल बात करता है तो वो आर्टिकल सीधा सीधा समाजवादी आर्टिकल के अंदर लीड करता है। अब मुझे यह बताइए, गरीब अमीर इनके बारे में अगर कोई आर्टिकल बात कर रहा है तो ये पहचाने कैसे, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं कैसे पहचाने, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए एक लाइन में अगर मैं पॉइंट निकालूं तो वो ये है कि सोशलिस्टिक आर्टिकल कौन सा होगा, तो उसको पहचानने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि समाजवादी आर्टिकल वो आर्टिकल होगा जिसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर कोई ना कोई कंटेंट लिखा गया हो। और सर मैं क्लास से निकलने के बाद कॉल कर रहा हूं आपको, है ना। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट बनता है गांधीयन आर्टिकल कौन सा होगा। भाई गांधी जी क्या समाज को ध्यान में रखकर बात नहीं करते, क्या करते हैं, लेकिन गांधी जी का जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में तथ्य निकालना शुरू करेंगे कि भाई गांधी क्या चाहते थे, तो देखिए गांधी की आइडियोलॉजी के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते यह समझ में आ जाएगा कि गांधी जी का मत हुआ करता था कि वे लघु उद्योगों की बात किया करते थे, पंचायतों की बात किया करते थे, राम राज्य की बात किया करते थे। तो अब आर्टिकल्स से आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि गांधी जी ने, देखिए गांधी जी की अगर हल्की सी भी आपको जीवन यात्रा पता है तो उससे आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे जीवन यात्रा से मतलब मेरा क्या है, आपको पता चला कि भाई गांधी जी जो हैं वो हथकरघा का उपयोग किया करते थे, यानी कि वो जो वो होता है ना, अपने खुद से अपना कपड़ा सिला करते थे, सूत काता करते थे। तो सूत काता करते थे से मतलब ये निकल के आया कि वे कुटीर उद्योगों का समर्थन किया करते थे। तो अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल निकलकर आया जिसमें से यह कंक्लूड हो रहा हो कि ये उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहा है तो वो गांधीयन आर्टिकल हो गया। दूसरा बात, गांधी जी को अराजकतावादी बताया गया, यानी वो राज में विश्वास नहीं करते थे। तो अगर ऐसा कोई सा भी आर्टिकल निकल कर आया जो राज में विश्वास नहीं करता था, जैसे ग्रामीण स्वराज की बात करना, वो गांधीयन आर्टिकल हुआ। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में नहीं बांटा था। ये बाद के आप और हम जैसे जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो आधुनिक भारत के अंदर जो पढ़ने वाले इतिहासकार हैं या कनकरेंट पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इन आर्टिकल्स को 3 भागों में बांट दिया, सामाजिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब उदारवादी। उदारवादी व्यक्ति किसकी बातें करता है, वो समाज के साथ साथ उदारवादी व्यक्ति दुनिया की भी फिक्र करता है, पर्यावरण की भी फिक्र करता है, स्मारकों की भी फिक्र करता है, दुनिया के भारत के साथ संबंध कैसे हो इनकी भी फिक्र करता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स हमने यहां पर डाल दिए। अब हम कैसे पहचाने इस बात को, तो मैं आपके सामने एक एक आर्टिकल पढ़ता चल रहा हूं और आप उन आर्टिकल्स को पढ़ के सुनते हुए खुद से मुझे बताइएगा कि आपको सुनकर वो आर्टिकल किस कैटेगरी का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि यहां पर आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं डीपीएसपी। उसमें जो आर्टिकल 36 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। किसकी परिभाषा बताता है,
राज्य की परिभाषा, राज्य बोले तो स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट क्या है? स्टेट की परिभाषा वैसे ही जैसे कि आर्टिकल 12 में लिखी गई है। आर्टिकल 12 कहां है? आर्टिकल 12 जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंदर जो पहला आर्टिकल है वो राज्य की परिभाषा देता है। तो वही सेम परिभाषा जो आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की दी गई है, वही सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में राज्य की दी गई है। तो पहला तो आर्टिकल 36 आते ही खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी साथियों को आर्टिकल 36 से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में हाँ भाई, आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? एक बार के लिए मुझे यस और नो में बताइए, क्या आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के दिखाई देंगे तो एक बालक लिख रहा है कमेंट्स ऑफ कर दीजिए, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर दिखाई दे रहे हैं तभी। शुभम लिख रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई पड़ रहे हैं? तब तो मैं उसकी बात को सही बात मानूं। नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। इसके बावजूद भी एक नवाब साहब हैं हमारी क्लास में जो ये बात बोल रहे हैं कि सर कमेंट्स ऑफ कर दीजिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, 500 बार लिख चुका हूं। भाई साहब पता नहीं शुभम आपके पास क्या एक्सेसिबल है। हाँ, हो सकता है आपको यह बात बताने में भी दिक्कत आ रही हो कि सर कमेंट्स क्यों देख रहे हैं, हो सकता है आपको इस बात से ऐतराज हो रहा हो। तो बेटा मैं क्लास ही इसलिए लेता हूं ताकि कमेंट्स देख सकूं, है ना। बाकी मेरा क्लास लेने का जो असली औचित्य है वो आपकी बातें मुझ तक पता रहे, उसमें मेरा बहुत बड़ा मतलब स्वार्थ है ये। अच्छा, तो आर्टिकल 36 की बात समझ में आ गई। आर्टिकल 36 के बाद में आर्टिकल 37 क्या कहता है, मैं एक बार के लिए आप लोगों को वो बात बोलकर सुना देता हूं। 36 क्लियर हो गई, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 37 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्स इन दिस पार्ट, द प्रोविजन कंटेन्स इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of a state to apply these principles in making laws। अच्छा, मुझे एक बार के लिए अगर आपको फंडामेंटल राइट याद हो तो कृपया करके आर्टिकल 13 बताओ क्या था। देखो 12 में जो था वो 36 में है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 13 में क्या था, अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से बताए आर्टिकल 13 क्या कहता था, जल्दी से बताइए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको दिमाग पर जोर डालना चाहिए। आर्टिकल 13 कहा करता था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनकी प्राप्ति नहीं होती है तो आप इनकी प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। कोई भी ऐसा लॉ, ऐसा बाई लॉ, ऐसा एक्ट, ऐसा कोई आदेश जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो, छोटा करता हो, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 13 यही बोलता था। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वो जुडिशियल रिव्यू की पावर दिया करता था, समीक्षा का अधिकार दिया करता था। याद आ रहा है? जो भी आर्टिकल मतलब आर्टिकल 13 असल मायने में फंडामेंटल राइट को यह ताकत देता था कि सुप्रीम कोर्ट कोई सा भी ऐसा आदेश बने अगर संसद के द्वारा जो फंडामेंटल राइट को कम करने वाला हो तो उन्हें उठाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट कहां ले जा मतलब व्यक्ति कहां ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। हाँ।
एक्चुअली क्या है ना, ये ऑड आवर्स हैं, इस समय पर क्लास होती नहीं है, तो मेरे ऑफिस के कॉल चल रहे होते हैं इस समय पर। तो आज क्या हो रहा है कि इस समय अपनी क्लास तो लगा ली, लेकिन जो कॉल जिनके ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो इस समय आ रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उन कॉल्स को नहीं उठाऊंगा तो बहुत सारे काम आप लोगों के पीछे अटक जाते हैं, इसलिए माफी चाहूंगा बीच में हुई असुविधा के लिए। अच्छा, तो अब क्या हुआ, यही कारण है कि हम रात को क्लास करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी और जिम्मेदारियां ना आए। तो आर्टिकल 13 हमें समझ में आया। अब हम आर्टिकल 37 की बात करते हैं। आर्टिकल 37 भी ऐसे ही जैसे 12 के बाद 13 बोलता है, ऐसे ही आर्टिकल 36 के बाद 37 बोलता है। क्या कि माना कि डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है, कि इनके ऊपर जाकर के आप न्यायपालिका में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, ठीक बात है। लेकिन नीति निर्माता जब भी किसी नीति का निर्माण करें तो वे ध्यान रखें कि उन्हें डीपीएसपी को ही केंद्र में रखना है। जो बातें मैंने कल आपको बोलकर बताई थी कि हमारे देश में पॉलिसीज जो बनती हैं उनके केंद्र में डीपीएसपी होता है, यह बात कहां लिखी है, वो आर्टिकल 37 में लिखी है। मैं फिर एक बार इंग्लिश बोलकर सुनाता हूं, बेयर एक्ट्स के अंदर से, मूल संविधान के अंदर से क्या लिखा है। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। यानी कि इस पार्ट के अंदर, पार्ट मतलब पार्ट 4 डीपीएसपी, इसमें लिखी हुई जो भी बातें हैं, माना कि उन्हें कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of state to apply these principles in making laws। यानी कि यह राज्य का ड्यूटी होना चाहिए कि डीपीएसपी में जिन आर्टिकल्स को लिखा गया है उन्हें ध्यान में रखकर वे नीतियां बनाएं। तो जो मैंने कल पूरा ज्ञान दिया था वो सारा ज्ञान आपको यहां से मिला। सौम्या लिख रही है सर हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है। कौन सी क्लास नहीं हो रही है बेटा? रवि थैंक यू सो मच बेटा। एक बच्ची लिख रही है सर हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है। हिस्ट्री की क्लास कौन सी नहीं हो रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, है ना। और आप लोगों को जो बीच में मेरे कॉल उठाने से, सर दीपक सर जबरदस्त है पर हिस्ट्री मुझे आपसे ही पढ़नी है। मैं भी पढ़ा दूंगा, मैंने मना नहीं किया ना। एक बार इकोनॉमी पढ़ लेना फिर उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ लेंगे, हिस्ट्री थोड़ी लंबी चलेगी, है ना। दीपक सर की क्लास नहीं हो रही है, मैं कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है मैं कंफर्म कर लेता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बताए बिना ही क्लास क्यों नहीं ली। एक मिनट रुकिए, ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी अगर ऐसा है तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। उन्होंने मुझे अपडेट नहीं दिया था, मैं कंफर्म कर लेता हूं बेटा फिर भी एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब निकल कर आता है साहब। आर्टिकल 37 क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 36 ने तो बताया राज्य क्या है, 37 ने बताया कि राज्य से चाहा क्या गया है। दो बातें हो गई। अब 38 पढ़ के सुना रहा हूं, उसे आप इन 3 भागों में बांट कर बताना। मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है। मैंने क्या बता दिया है, समाजवादी आर्टिकल होगा तो वो स्त्री पुरुष की बातें करेगा, बच्चों की बातें करेगा, गरीबी अमीरी की बात करेगा, धन की बात करेगा, संसाधनों की बात करेगा। यानी कि इसके केंद्र में भाई समाज किससे चलता है, समाज के हम लोग तो हिस्से हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब। समाज चलता कैसे है, धन धान्य से, संसाधनों से, इन्हीं से चलता है। ठीक है। अच्छा अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं आर्टिकल नंबर 38 पढ़ के सुना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा आप उसे कौन सी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। आर्टिकल सुनना साहब, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोबारा से लाइन बोल रहा हूं, सुनिएगा और सुनकर के रिएक्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए। मैं यहां 3 ऑप्शन लिख रहा हूं, 1, 2 और 3। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 1, 2 और 3। जो आपको समझ में आए मेरी बातों से उस पर ऑप्शन दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरी कही गई बात समाजवाद से रिलेटेड है तो 1 पर 1 लिख देना।
गांधीयन से रिलेटेड है तो 2 लिख देना, लिबरल से रिलेटेड है तो 3। मैंने तीनों को पहचानने के तरीके आपको बता दिए। मैं लाइन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 36 में लिखी है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य को ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि वो लोगों के भले के लिए कार्य करे। बोलिए साहब, एक ही बार में सभी को समझ में आ गया? एक ही बार में ये क्लियर हो गया कि ये सोशलिस्टिक है? सभी के आंसर आ गए। बेहतरीन तरीके से आप सबने कमेंट के अंदर जवाब भी दे दिया। सभी को ये समझ में आ गया कि ये सोशलिस्टिक आर्टिकल है। क्लियर है? अच्छा, अब जब ये क्लियर हो गया तो हमको सोशलिस्टिक आर्टिकल में एक आर्टिकल पता चल गया, आर्टिकल 38। राज्य क्या करे कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। अच्छा, अब लेकिन करे कैसे? भाई आर्टिकल के अंदर कोई और बात लिखी है क्या? बिल्कुल। जैसे हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 पढ़ा, क्लॉज 2 पढ़ा, क्लॉज 3 पढ़ा, ऐसे ही आर्टिकल 38 के अंदर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दिए हुए हैं। ये दोनों आर्टिकल कुछ कहते हैं। आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 क्या कहता है, अब आप वो सुनिए। कहता है द स्टेट, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे अपेक्षा करेंगे कि सर प्लीज हिंदी बोलकर बताइए। यह हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए कि जो मूल संविधान लिखा गया वो इंग्लिश में ही लिखा गया था। हिंदी मैं भी करके बता रहा हूं, हिंदी में मैं आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन आपको मूल संविधान अगर पता चलेगा तो आपके मन में यह संतुष्टि रहेगी कि आपने एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। आपको उसके अंदर कोई भी मतलब गुरेज नहीं होना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब ये तो बात सही है साहब, लोगों के भले के लिए काम करना है, ठीक बात है। कैसे? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे बी ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, social, economical and political shall inform all the institution of national life। मतलब राज्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि न्याय सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर होता हुआ प्रतीत हो। अगर आप मेरे वाकई में प्यारे विद्यार्थी हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये लाइन अपन ने कहीं लिखी हुई पढ़ी है? क्या लिखी हुई पढ़ी है? दोबारा सुन लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आप बता दोगे कि यह बात कहां लिखी है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरे होशो आवास में मेरा सेशन पढ़ रहे हैं। ये बातें हम लोगों ने, अभिषेक लिख रहे हैं लिटरली फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई लर्न पॉलिटी ऑन दिस लेवल, यू आर रियली ग्रेट टीचर। बेटा मैं कह रहा हूं ना, आप इकोनॉमी भी पढ़िएगा एक बार हमसे। मेरे को आप लोगों की तरह, आपको पता है आपका सेशन लेने से पहले मेरे को ये सब चीजें टिप्स पे ध्यान होने के बावजूद भी सेशन लेने से पहले 2-3 घंटे खुद पढ़ता हूं। मैं पहले खुद पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पढ़ करके ही पढ़ाना पसंद है। और मुझे जब पढ़ता हूं तो 4-5 किताबें खोलकर रखना फिर पढ़ाना, तो उसका आनंद, मुझे सुख की प्राप्ति होती है। आपका कमेंट आ चुका है, प्रियम्बल में लिखा है, वेरी गुड। कृष्णा, सौम्या, विकास, शुभम, महावीर, प्रेरणा, प्रसाद, शिवानी, अरुण, विनोद, जतिन, हरिंद्र, सबका जवाब आ चुका है कि यह चीज प्रियम्बल में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है साहब प्रियम्बल के अंदर? प्रियम्बल में मेंशन्ड है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार से न्याय चाहिए तो वो 3 प्रकार का न्याय अपेक्षित है। मैंने प्रस्तावना आपको खोल खोल के सिखाई थी और मैंने एक एक चीज बताई थी कि यहां पर किस किस प्रकार का न्याय अपेक्षित किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आप सोचिए, प्रस्तावना में जो बात लिखी है वो आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है। क्या आपको ये बात रिलेट हो पा रही है? प्रस्तावना में लिखी गई बहुत सी बातें हमारे संविधान के अंदर दिखाई पड़ती हैं, चाहे फिर वो फेथ की बात हो जो मूल अधिकार में मिली, न्याय की बात हो वो डीपीएसपी में मिली। आप रिलेट कर पाएंगे। आगे चलें, आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 क्या कहता है, अब वो सुन लेते हैं। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज
द इनइक्वालिटी इन इनकम, राज्य को ऐसे काम करना चाहिए कि आय के अंदर असमानताएं कम हो जाएं। नंबर दूसरा, एंड एंडीवर टू एलिमिनेट इन इक्वालिटी इन स्टेटस, यानी लोगों के पद में, स्टेटस में, हैसियत में असमानता खत्म हो जाए। जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की परिभाषाएं हैं वो वर्ग विभेद दूर हो जाए। फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी सुविधाएं और जो अवसर हैं, नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस, यानी देश में कोई कहीं भी रह रहा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उनके बीच में आय की असमानता खत्म हो जाए और उनके बीच में वर्ग विभेद खत्म हो जाए। बताओ, मैंने आपको यहां पर यह बात लिख दी थी कि नहीं लिख दी थी कि आर्टिकल देख करके ही पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे कि यह आर्टिकल समाजवादी है कि नहीं है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आर्टिकल 38 क्लॉज 1 पहली ही बात में कह देता है कि हमें न्याय चाहिए। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कह देता है कि आय के अंदर असमानता खत्म होनी चाहिए, ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए, अर्थात यह भी समाजवाद की बातें करता है। कितनी बात समझ में आ गई भाई? समझ में आती जा रही तो थम्स अप करते चलिएगा। मतलब मुझे गला चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है, इतना फोकस करना पड़ेगा शब्दों के ऊपर, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। ये सब लिखित में मैंने दिए हुए हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप सुनकर रिएक्ट करें। ये सारे आर्टिकल्स तो हमने दिए हुए हैं, आर्टिकल्स पे ही रिएक्ट करना है। सिंपल सिंपल आर्टिकल्स हैं। बहुत बढ़िया विनोद, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्लियर? चले आगे, आर्टिकल 39 पर चलते हैं, आर्टिकल 39 पर चलते हैं। ठीक है बेटा, 38 क्लियर हो गया, आर्टिकल 39 पर चलते हैं। 38 समाजवादी आर्टिकल हो गया है भाई, हमने लिख लिया है 38 समाजवादी आर्टिकल है। अब आर्टिकल 39 पर चलते हैं। आर्टिकल 39 मेरे प्यारे साथियों थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, हेल्दी आर्टिकल है। आर्टिकल ऐसा है कि इस आर्टिकल ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है, बहुत कुछ जानने का अवसर दिया है। क्या दिया है? आइए मैं आपको एक एक चीजें बताता चलूंगा। आर्टिकल 39 के अंदर जैसे अपन ने 38 में क्लॉज 1 क्लॉज 2 किया, ऐसे 39 के अंदर कई हिस्से हैं। 39A, 39B, 39C, 39D, 39F, इस प्रकार से A से लेकर F तक इस आर्टिकल को विभाजित किया गया है। A से लेकर F तक इस आर्टिकल को विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिखे हुए पॉइंट से। क्या लिखा गया है? आइए मेरे साथ में सुनते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। लिखा गया है, एक पॉइंट मैं आपको यहां पर मेंशन करना 38 के केस में भूल गया हूं, और वो क्या है सुन लीजिएगा। अपन ने जो आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 बताया ना, अभी आर्टिकल 38 के अंदर दो भाग बताए थे, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और 38 क्लॉज 2। इस आर्टिकल 38 क्लॉज 2 को भारत के संविधान के अंदर 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भाषा दी गई थी। इस विषय पर भी मैं वापस आऊंगा, लेकिन चूंकि ये साथ ही साथ बताना जरूरी था। आप में से किसी के पास अगर बेयर एक्ट होना तो इन बेयर एक्ट्स को एक बार देखना जरूर। ये फैक्ट सारे निकालने का तरीका सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि इनको पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन ये मैंने अभी हाल आपको शुरुआत में इसलिए बता दिया है कि अपन को इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर पॉइंट निकल कर आया आर्टिकल 38 क्लॉज 2, जिसको कि हमने यहां पर मेंशन कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 39 के अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, A, B, C, D, E, F। क्या है आर्टिकल 39 क्या कहता है? पहले भाषा पढ़िएगा। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। कहा गया है राज्य के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा। ए कहता है
दैट द सिटीजन कॉमा मैन एंड वुमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब चाहे देश में नागरिक के रूप में पुरुष रहें या महिलाएं रहें यानी स्त्री रहें, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जीवन यापन करने के संसाधन मिलने चाहिए। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी थी। क्या ट्रिक बता दी थी? जैसे ही कोई शब्द स्त्री, पुरुष, बच्चे, गरीब, अमीर, धन, संसाधन, यदि ये शब्द आपको कहीं भी दिखने लगे तो देखते ही टिक मार देना है कि यह समाजवादी आर्टिकल है। तो हमें आर्टिकल 39 का क्लॉज 1 देखते ही पता चल गया कि यह समाजवादी आर्टिकल की तरफ हमें ले जा रहा है। तो इसने आर्टिकल 39 के क्लॉज 1 ने किसकी बात करी है? महिलाओं और पुरुषों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन होने चाहिए जीवन अर्जन के लिए। पॉइंट 1 क्लियर है? यानी नीति निर्माताओं से कहा गया है कि यदि वे किसी भी प्रकार से कोई नीति बनाएं तो ध्यान रखें कि महिलाओं और पुरुषों के पास पर्याप्त संसाधन रहें। आर्टिकल 39 का क्लॉज 2 यानी क्लॉज बी कहता है दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, यानी जो मालिकाना हक है और जो नियंत्रण है किन चीजों का? रिसोर्सेज का, संसाधनों का, ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। यानी संसाधनों का जो वितरण है वो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। बेटा ताजा पानी है, ये वाला भी, इसको रख दो यहीं पे, ढक्कन खोल दो, हमें खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। बस, थैंक यू। यानी प्राकृतिक संसाधनों का आसान भाषा में कहें तो किसी के पास सकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 39 का भाग 6 है, पार्ट 2 है, जो क्या कह रहा है? द ओनरशिप यानी मालिकाना हक जो है और जो नियंत्रण है प्राकृतिक संसाधनों का, इन दी प्राकृतिक संसाधनों का ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इस प्रकार से वितरित होना चाहिए कि वो सब लोगों के पास, आम व्यक्ति के पास पहुंच सके। क्या आपको यह नहीं लगता जब हमने आपको साम्यवाद की परिभाषा सुनाई थी तब भी यही कहा था कि साम्यवाद क्या है असल में? साम्यवाद के बारे में हमने यही कहा था कि साम्यवादी कैरेक्टर या सोशलिस्टिक कैरेक्टर असल में वो यही चाहता है कि संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे, सर्वहारा वर्ग का शासन हो। सर्वहारा वर्ग का शासन हो का अर्थ यह है कि वो आम जन तक भी पहुंचे, वो आम जन के पास भी रहे। ऐसा ना हो कि जमींदारों के पास में 1000 बीघा जमीन हो और जो किसान है, खेतीहर मजदूर है, उसके पास संसाधनों का अभाव है। क्लियर हो गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? संसाधनों का सकेंद्रीकरण रोकने की बात करता है, अर्थात धन संसाधनों के वितरण की बात करता है। किसके लिए करता है? आम जन के लिए करता है। तो नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, दोनों ही समाजवादी कैरेक्टर लिए हुए हैं। अगेन यह प्रूव हो गया कि यह समाजवादी हिस्सा है। आपको ऐसा लगेगा सर, ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी से कस्में खिलाई जा रही हों, जैसे मेरे प्यारे देशवासियों कसम खाओ कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कोई वाकई में ऐसा करता भी है? बिल्कुल। जब सरकारें नियम कानून बनाती हैं, आपको लड़ाई बताऊंगा मैं, आर्टिकल 31 ग की इसी 39 ख के साथ में लड़ाई होती है, बढ़िया वाली। क्यों? क्योंकि 31 ग जो है वो संपत्ति के अधिकार को लेकर के चर्चा करता है कि यदि 39 ख और 39 ग चालू हो गए तो डीपीएसपी मूल अधिकार पर विजय प्राप्त कर लेगी। ये कंपटीशन है जो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, मूल अधिकार वर्सेस डीपीएसपी। इन दोनों की गजब लड़ाई चलती है साहब, ठीक है ना? इनकी लड़ाइयों को आपको सीखना है, सिखाएंगे हम आपको आगे। ये बेहतरीन आर्टिकल है जो कहता है कि साहब सकेंद्रण नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार डाल दिए थे, संपत्ति के अधिकार में आपने ये कहा था कि आपका मूल अधिकार है आपके पास संपत्ति हो। अगर आपने मूल अधिकार बना दिया संपत्ति हो, मान लीजिए मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और मैं 1000 बीघा जमीन का मालिक हूं,
तो ये तो मेरा मूल अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार। और आप ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ कह रहे हैं 39 ख के माध्यम से कि सरकार का प्रयास होना चाहिए कि संसाधनों का किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रण ना हो। मूल अधिकार दे रखा है कि संपत्ति हो, और इधर की तरफ कह रहे हो किसी एक के पास सीमित ना रहे। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं? जी आप तो सही कह रहे हैं सर, ये दोनों आर्टिकल तो एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको यह भी पता है कि मूल अधिकार को तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी की संपत्ति छीनी गई तो वो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग जाएगा, तो नीति निदेशक तत्वों की पालना ही नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा? अजी साहब भयंकर लड़ाई चली है इनमें। ये जो आप जितने भी केस सुनते हैं ना जमीन को लेकर के, गोलकनाथ हो चाहे केशवानंद भारती हो, सब जमीन को लेकर के जितने भी केस हुए हैं, ये सब इसी कारण तो हुए हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, और इधर आपने डीपीएसपी में कह रखा है नीति निर्माताओं से कि नीति बनाओ तो संपत्ति का संकेंद्रीकरण रोक दो। भाई साहब इसके आधार पर एंड में चलते हुए संपत्ति को, अधिकार को मूल अधिकार से ही हटा दिया गया। ये इतना पावरफुल अधिकार है। आर्टिकल 39 ख जो है ये हल्का आर्टिकल नहीं है, जिसको अभी मैंने बोल के सुनाया है। एक लाइन जिसने भाई साहब ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों में जमीनें छीन ली। छोटा सा आर्टिकल है ये, हल्के में मत ले लेना है। शुभम वर्मा के नोट्स नहीं पहुंचे हैं, पहुंचाते हैं, रुकिए। ठीक है, आगे बोलिए। हाँ जी आगे चलें। हैंड रिटन नोट्स में सब मेंशन है, मैं उसी को खोलकर पढ़ रहा हूं। अच्छी बात है। मैं आपको पढ़ाते समय सर आपसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हम लाइब्रेरी में नहीं अपने ऑफिस में बैठे हैं। आरएएस की सी फीलिंग आती है। क्या बात है। थैंक यू लक्की। करते हैं बेटा, इसका भी काम करते हैं। थोड़े दिन की बात और है, 15 सितंबर तक तो खत्म ही हो जाएंगी ना, माधव की बैच की क्लासेस खत्म ही कर देंगे, फिर तो केवल नटराज ही बचेगा। ठीक है चलिए, तो दूसरी बात क्लियर हो गई, इसकी लड़ाई समझ में आ गई, ये कितना महत्वपूर्ण था आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सुनिए, 39C क्या कहता है। 39C कहता है, यानी कि 39 गए गाय वाला गाय, वो क्या कहता है? That the operations of the economic system does not result in the concentration of wealth and mean of production to the common detriment. Again, जो 39 बी ने बात करी, 39B ने जो कहा, वो 39C ने भी वही कहा है कि सुनो भैया, सरकार को भी ऐसे काम नहीं करना है। पता चले कि तुम्हारी किसी नीति की वजह से, देखो पहले तो 39B क्या कह रहा है, यानी कि 39 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि देखो भाई किसी के पास संपत्ति हो तो सबके पास होनी चाहिए, कह दिया। और सुनो, ऐसी कोई तरीका मत इजाद कर लेना, ऐसी कोई नीति मत बना देना कि सारा की सारा पैसा धेली जो है ना वो किसी एक ही आदमी के पास इकट्ठा होता चला जाए तुम्हारी नीतियों की वजह से। बोले सर ऐसा भी होता है क्या कभी? क्यों नहीं होता भाई। आज आप में से कोई भी व्यक्ति, आज अगर हम किसी भी प्रकार की इंटरनेट सेवा यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं वो किसी एक ही आदमी के पास तो है। आज जियो के पास आधे से लगभग आधा मार्केट है भारत का। मजाक है क्या? 140 करोड़ भारतवासियों में केवल एक कंपनी। ये 39C का वो नहीं है क्या, उल्लंघन नहीं है क्या? सरकार को क्यों कुछ नहीं करती है? करने की मंशा नहीं है या तरीके नहीं है? ये तो पहचानने वाली बात है। सरकार को इस विषय के ऊपर 39C से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनकी कौन सी ऐसी नीति रही जिससे कि मुनाफा किसी एक व्यक्ति को हुआ। नीति निदेशक तत्व में यह बात बहुत मायने रखती है कि आपकी नीतियों का, अब बोले कैसे क्या किया जाए, सरकार इसमें क्या कर सकती थी? सरकार इसमें यह कह सकती थी भविष्य के अंदर जो व्यक्ति टेलीकॉम में है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतरेगा, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है वो टेलीकॉम में नहीं उतरेगा।
सोचो आप, जो व्यक्ति पेट्रोल डीजल में है वो बैटरी वाली लाइफ जो है, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है, उसमें नहीं उतरेगा। जो ग्रीन एनर्जी में है वो इसमें इथेनॉल में नहीं उतरेगा, हाइड्रोजन फ्यूल में नहीं उतरेगा। लीजिए, आपके एक साधारण निर्णय से कितना सारा काम आसान हो गया और देश में कितने सारे लोग नए निकल कर आ गए, हर किसी को नया ऑप्शन मिल गया। बोलो कितनी बड़ी बात है। जब ये मेरे जैसे मतलब इतने छोटे से नन्हे से दिमागधारी को भी ये बात समझ में आती है कि यदि एक नीति में 39C की पालना कर ली जाए, केवल इतना सा कह दिया जाए, जैसे मान लो अगर ये नियम बना दिया जाए कि स्कूल जिनके पास हैं उनके पास में कॉलेजेस नहीं दिए जाएंगे, कॉलेजेस जिनके पास में हैं उनके पास कोचिंग्स नहीं दी जाएंगी, कोचिंग्स जिनके पास में हैं उनको परीक्षा सेंटर नहीं दिए जाएंगे, परीक्षा सेंटर जिसके पास में है उसको ऑनलाइन सेंटर नहीं दिए जाएंगे, ऑनलाइन सेंटर जिसके पास में है उसको क्लास नहीं पढ़ाने दी जाएंगी। लो, मोनू बिल्कुल करते हैं बेटा। लोकेंद्र सर की क्लास तो हो ही रही होंगी ना आप लोगों की। सुमित बेटा उसके ऊपर भी सेशन करेंगे हम। ये जो सांगवान वाला मामला है ना, इस पर भी हम सेशन करेंगे, चिंता मत करिए। ये मसला हम समझाएंगे आपको कि ये क्या है, क्यों है। रवि लिख रहे हैं ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि आपको आर्टिकल 39 का सी नहीं पता था। जो 39 का सी है वो आपको नहीं पता था। क्लियर? हाँ, लोकेंद्र सर की हो रही है क्लास, कमेंट बॉक्स में आ चुका है। दीपक सर की क्लास नहीं हो रही है, उनके बच्चों ने बताया ना तबीयत खराब है। मैंने उनसे पूछ भी लिया है, उनका रिप्लाई जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। एक बच्चा जो शुभम बहुत देर से पूछ रहा था, बेटा आपका 1999 वाला जो नोट्स है शुभम, बेटा वो इन ट्रांजिट है, यानी यात्रा में है, कल तक ईश्वर ने चाहा तो पहुंच जाएगा बेटा, है ना। शुभम, जो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ रहे थे आप, बहुत देर से आप एक ही कमेंट लिखे जा रहे थे, हालांकि ये राइट तरीका नहीं था, फिर भी आप परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी लोग इस तरीके को ना अपनाएं कि सर को परेशान कर लो, सर तो बता ही देंगे। मैं तो सब कुछ ही बता दूंगा, सारा सिस्टम ही मेरा है ना, लेकिन क्या फायदा है, फिर आप पढ़ने के लिए आए हैं। क्लियर? कार्तिक बेटा नटराज बैच के अंदर सारी जो भी क्लास माधव बैच में हो रही हैं वो नटराज वालों के लिए वैसे ही ओपन है। अगर आप ये कह रहे हो कि नटराज में क्लास नहीं हो रही है, नटराज में तो इतनी क्लास हो रही है कि आप पागल हो जाओगे। माधव की सारी क्लास नटराज के लिए ओपन है, ऐसा थोड़ी है नटराज के लिए ओपन है, नटराज के लिए तो इतनी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। 39C समझ में आ गया, 39C समझ में आ गया तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब 39D पर चलते हैं। तो 39B और C जो है ना, ये समझ लो कि डीपीएसपी के सबसे बड़े नेता हैं। हम जब फंडामेंटल राइट की और इनकी लड़ाई कराएंगे ना, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की लड़ाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई साहब इनमें तो भयंकर संकट है, आपस में झगड़ के मर रहे हैं, ये वो वाले हाल पे हैं। खैर आगे बढ़िए साहब, 39D पर चलते हैं साहब। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन। आहा, गजब गजब गजब। महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रोजगार पर समान दिया जाना चाहिए। अर्थात महिला और पुरुष दोनों को जब काम समान है तो समान वेतन देना चाहिए। यह बहुत बड़ा मामला है मेरे प्यारे साथियों, और इस विषय पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि यदि यह मामला बड़ा है, किसके बारे में बात कर दी मैंने, 29 का मैंने ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, तो 29 का जो डी कह रहा है, 29 बोल रहा हूं, 39 का जो डी कह रहा है वो इक्वल वेजेस की बात कर रहा है, समान वेतन की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी होता है क्या, महिलाओं को असमान वेतन दिया जाता है क्या, महिलाओं को कम वेतन मिलता है क्या। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल कार्य हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है, यह मानते हुए कि महिलाएं तो इतना कहां आएंगी ऑफिस, महिलाएं हैं तो क्या ही करेंगी।
इस कारण से समान वेतन में उनके साथ में पार्शलिटी की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और तालियां हो जाएं इस बात पर जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, समान वेतन महिलाओं और पुरुषों को मिले होने के लिए यह एक डीपीएसपी है, यानी यह एक नीति निर्देशक तत्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो पावर फंडामेंटल राइट को प्राप्त है, दोबारा सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अगर आपकी फंडामेंटल राइट आपको ना मिले तो आप आर्टिकल 32 का उपयोग करके रिट लेने जा सकते हो कि नहीं? फंडामेंटल राइट जब मैंने पढ़ाए थे तब मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया था कि नहीं बताया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान आ रहा है? जिसमें मैंने कहा था कि यदि आपके मूल अधिकार पूरे नहीं हो रहे हैं तो 32 का प्रयोग करके आप यह कर सकते हैं, याद है, रिट लगा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर ताली हो जानी चाहिए कि 39D को भी वही अधिकार प्राप्त है जो मूल अधिकार को प्राप्त है। तो सर ये मूल अधिकार है क्या? बस इसको मूल अधिकार कहा नहीं गया है, लेकिन रणधीर बनाम भारत संघ का मामला था। 1982 के अंदर एक केस हुआ, रणधीर बनाम भारत संघ। उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों यह निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिट पिटीशन इस मामले पर भी जारी की जा सकती है। आर्टिकल 32 वाली जो रिट है, यदि किसी व्यक्ति को समान कार्य पर समान वेतन नहीं मिल रहा है तो वो आर्टिकल 32 के तहत इस मामले पर भी रिट जारी करवा सकता है। मैं कह रहा हूं सारे के सारे, जैसे फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे जिससे हमें यह लगा था कि हम वाकई में जिंदा हैं। हमें ऐसी फीलिंग आई थी कि भाई साहब गजब चीज है। कहा था एग्जैक्टली अगर कहा जाए कि डीपीएसपी में सबसे ताकतवर आर्टिकल कौन सा है जिसने सबको हिला के रख रखा है, तो वो अकेला आर्टिकल 39 है। वो अकेला आर्टिकल 39 है। अरे मजा आया कि नहीं आया? जितनी भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई है उसमें आर्टिकल 39 ही सबसे आगे खड़ा होता है। मेरे से लड़ाई लड़ो, मेरे से। ऐसे ही 39 का जो हाल है वो 39D के केस में रणधीर बनाम भारत संघ मामले में 32 की पावर इसको दे दी गई। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर बीसीसीआई के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, पुराने टीचरों के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? तो जनाब जाइए, मैंने आपसे यह थोड़ी कहा है। देखिए एक कहावत है, अगर आप रोते नहीं है ना तो माताजी भी आपको खाना नहीं खिलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपके बिहाफ पर लड़ाई लड़ेगी। आप जाइए ना, मामला लेकर आप जाइए जनाब। दो बातें हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आपको लेके जाना है, और दूसरी बात यहां पर पॉइंट लिखा गया है राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास महिला पुरुषों के वेतन में, बीसीसीआई क्या राज्य की परिभाषा के अंदर राज्य है क्या? बीसीसीआई क्या राज्य की परिभाषा में राज्य है क्या, स्टेट है क्या? उसमें तो कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। यह सुनना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्राइवेट सेक्टर वाले बेटा राधे, प्राइवेट सेक्टर वाले राज्य में नहीं आते हैं, इसलिए सरकार में महिला पुरुषों के वेतन समान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आर्टिकल, इसके बाद में अब ई पर चलते हैं। 39 का ई क्या कहता है? दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन एंड वुमन, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। यानी अगर महिला और पुरुष या कोई बच्चा उनके हिसाब से अगर कोई कार्य नहीं है तो आप उन्हें जबरन उसमें नहीं भेज सकते, उस कार्य में नहीं भेज सकते। जैसे कई बार अभी एक दैनिक भास्कर में गजब रिपोर्ट छपी थी, अगर आपने देखा हो। उसमें क्या रिपोर्ट छपी थी कि साहब जो नमक के खेतों में काम करते हैं लोग, जैसे हमारे यहां पर सांभर लेक में नमक निकलता है,
तो जो नमक के लिए काम करते हैं, नमक निकालने वाले जो श्रमिक हैं, जब वो उनका देहांत होता है तो जब उनको जलाया जाता है ना, तो उनके पैर जलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जलते? क्योंकि वो ऑलरेडी गल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे नमक के खेत में काम नहीं करना, तो नहीं करना, तो आप जबरन कह नहीं सकते कि आप काम करिए। ठीक है, संवेदनशील मामला है, समाजवाद का मामला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आखिरी आर्टिकल 39 का एफ क्या कहता है, बस वो सुन लें आप। दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबडॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? बच्चों के ऐसे अवसर दिए जाएं, ऐसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो स्वस्थ वातावरण के अंदर पैदा हो, वो प्रॉपर स्वतंत्रता के साथ और डिग्निटी के साथ, यानी कि आत्मसम्मान के साथ बड़े हों। उनके चिल्ड्रन के अंदर, और मतलब उनके बचपन के अंदर और उनके वयस्क होने में उनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी उनका शोषण ना हो। यानी यह बात बच्चों के हितों के संरक्षण की बात करती है। तो जो आर्टिकल आपने 39D तक सुने थे ना, ये तो थे प्रभावशाली। उसके बाद में ई और एफ जो है ना, ये केवल आप लोगों को मोरल बूस्ट करने की बातें हैं, सोशल आपको मजबूती देने की बातें हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया एफ, 39F, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। हां जी, 39 तक अगर आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत आई हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बोलिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा, दिक्कत, परेशानी हुई हो तो बताइए। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको 39 बताया, आपको हर आर्टिकल बताया, 36 बताया, 37 बताया, 38 बताया, 39 बताया। 39 के ब्रैकेट में मैंने पार्ट बताए A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से। ये स्मॉल लेटर्स वाले थे। स्मॉल लेटर्स से मतलब क्या हुआ? ये पार्ट थे 39 के। 39A, 39B पार्ट थे ये, है ना। अच्छा, लेकिन एक और आर्टिकल है जिसमें ये वाला ए जो है ये कैपिटल में लिखा गया है, 39 कैपिटल ए। एक और आर्टिकल है 39 कैपिटल ए। अब थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए। आर्टिकल 39 कैपिटल ए कहता है, जिसको कि 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, वो कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और न्याय प्राप्ति पूरी तरह से गरीबों के लिए मुफ्त में होनी चाहिए। यह अलग आर्टिकल है। 39A इटसेल्फ डिफरेंट आर्टिकल है, 39A अलग आर्टिकल है। 39 पार्ट ए जो है वो अलग आर्टिकल है और 39 कैपिटल ए अलग आर्टिकल है। इसीलिए कई बार लोग इस ए को कै खे गै गहने करके पढ़ते हैं, ताकि 39 कै, 39 खे, 39 गै, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और 39A को 39 कैपिटल ए के नाम से ही पढ़ा जाता है। जिस प्रकार से आर्टिकल 21 के बाद 21A आता है, ऐसे ही 39 के बाद 39A आता है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। जो बात क्या कर रहा है? फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। और किसको ध्यान में रख रहा है? गरीबों को ध्यान में रख रहा है। अगेन, अगर गरीबों को ध्यान में रख रहा है तो यह आर्टिकल कैसा हुआ? समाजवादी आर्टिकल हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को? उम्मीद है किसी को यहां तक कोई भी ऐतराज नहीं होगा। अब छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, मैं हालांकि जल्दी में भी करा सकता हूं या फिर कल आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे। 39 तक ही लड़ाई झगड़े चलते हैं, उसके बाद के आर्टिकल सीधे सीधे लाइन में उड़ते हैं। जैसे आर्टिकल 40 सीधा कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत की बात किसने करी थी? गांधी जी ने बात करी थी। तो यह कैसा हो गया? गांधीयन आर्टिकल हो गया। ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, विलेज पंचायतें होनी चाहिए। 39 ने 40 के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल डाल दिया गया। 41 के अंदर है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी काम करने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। किसका अधिकार होना चाहिए? काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, जिसके तहत मनरेगा आया था। काम करने का अधिकार है, अर्थात धन कमाने के अधिकार की बात हो रही है। कौन सा आर्टिकल हो गया?
सोशल आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 41 के अंदर कहा गया है द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार करने का वो जुटाएगा, संसाधन जुटाएगा, टू एडुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको शिक्षा देना और उसको इस तरह से लायक बनाना। ओल्ड एज, यदि वृद्ध है, बीमार है यानी सिकनेस से पीड़ित है और डिसेबल्ड है, तो ऐसी स्थिति में अदर केसेस में उसको लाभ पहुंचाना यह सरकार का कार्य है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 41 है। किसकी बात कर रहा है? समाज के विभिन्न वर्गों की बात कर रहा है, इसलिए कैसा आर्टिकल हो गया? समाजवादी आर्टिकल। आर्टिकल 40 कैसा हो गया? गांधीयन आर्टिकल। 39A बात किसी करता है? फ्री न्याय की बात करता है। कैसा आर्टिकल हो गया? फ्री न्याय की बात कर रहा है, तो समाजवादी आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि मातृत्व अवकाश की बात करता है। हां भाई, मातृत्व अवकाश की अगर कोई आर्टिकल बात करता है, 24 वीक का अपने देश के अंदर महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय अवकाश नौकरियों में दिया जाता है। ये जो मातृत्व अवकाश की बात कर रहा है, अगेन किसकी बात कर रहा है? स्त्री की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? बच्चों की बात कर रहा है। मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है आर्टिकल 42। तो कैसा आर्टिकल हो गया? समाजवादी आर्टिकल हो गया। कैसा आर्टिकल हो गया? समाजवादी आर्टिकल। तो 42 नंबर आर्टिकल तक समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 43 कहता है द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर by suitable legislation and economic organization or in any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise work a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of life, full enjoyment and leisure and social and cultural opportunities. In particular, the state shall endeavor to promote cottage industries or an individual or cooperative basis in rural areas. Village industries की अगर बात की जा रही है, cottage industries की अगर बात की जा रही है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये किस प्रकार की बात कर रहा है। यहां पर कल्चरल अपॉर्चुनिटीज की बात भी की गई है। बताइए कौन सी जगह डालेंगे आप इस आर्टिकल को? कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर बात की जा रही है तो आप कहां डालेंगे? गांधीयन आर्टिकल के अंदर डालेंगे। कहां डालेंगे? गांधीयन आर्टिकल के अंदर डाल देंगे। आर्टिकल 43 के अंदर एक 43A भी है जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी मतलब उद्योग धंधे हैं उनके अंदर मैनेजमेंट के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सहयोग लिया जाए। और 43B कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कल इनके बारे में भी हल्की सी जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अलग से भी एक चैप्टर आपको एंड में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बारे में भी अलग से चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आ गई हो तो फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या आपको आज का सेशन समझ में आया, पसंद आया? किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रकाश में चेक करता हूं बेटा, है ना? थैंक यू सो मच। धनिष्का बोल रहे सर आप मॉर्निंग में क्लास ले लो, हम रेडी हैं। बेटा मेरी रात 11:30 बजे तक तो क्लास होती है, आप खुद ही देखते हो यूट्यूब पे होती है क्लास। लास्ट वाली 11 बजे खत्म होती है। अगले के दिन की क्लास का डिसीजन होता है। बच्चों से मिलने का ही समय नहीं मिल पाता है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब काम कब करें, क्यों करें। लक्की लिख रहे हैं सर मैंने 3 आईडी से प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग दे दी है। थैंक यू सो मच, आप मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक प्रतीत हो रहे हैं। मोनू, दौसा, विपिन, गुरुजी एकदम से मजा आ गया। दीपक सर की हिस्ट्री बेटा जैसे ठीक हो जाएंगे, मैंने अभी मैसेज कर दिया है उनको। आर्टिकल्स के नंबर याद नहीं रहते। उम्मीद बेटा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, हम अपने लेवल पर। कार्तिक मैनेजर है बेटा। ठीक है बेटा।
ऑल गुड। अगर सभी को अच्छे से समझ में आया तो आज के लिए इतना ही। माइंड ब्लोइंग सर, नीरज लिख रहे हैं, मैं डीपीएसपी 2 बार पढ़ चुका था सर, बट डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था एफआर से। अब समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।